ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू सुनो यूपीएससी आंसर्स। आज है हमारा पहला वीडियो और आज हम रीड करेंगे शक्ति दुबे 2024 की। ये टॉपर थी, AIR 1 थी। इनकी आज हम GS2 की कॉपी देखेंगे और देखेंगे इन्होंने कैसे आंसर्स लिखे हैं। ये है इनकी कॉपी, दिस इज़ पेज फर्स्ट। आप नाम पढ़ सकते हैं शक्ति दुबे। इन्होंने ये 2022 में लिखी थी और 2023 में इनका अटैम्प्ट था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर आर्ग्यूमेंट्स दैट बिल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस शुड बी प्लेस्ड बिफोर द इंटर स्टेट काउंसिल प्रायर टू देयर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट। डिस्कस इन लाइट ऑफ द इशूज दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द पासेज ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट इन रिसेंट टाइम्स। क्या कहा है? जो बिल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं वो पार्लियामेंट में रखे जाते हैं, बट दे शुड प्लेस्ड बिफोर द इंटर स्टेट काउंसिल। क्यों? क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है डिस्कस इन लाइट ऑफ द इश्यूज दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द पासेज ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट इन रिसेंट टाइम्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो इसलिए जो बिल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उनको पार्लियामेंट के पहले इंटर स्टेट काउंसिल में लिखो। तो जब ये क्वेश्चन ही इस तरह का है जिसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस इंटर स्टेट काउंसिल को दी गई, तो सवाल ये आता है वाई टू पुट इन फ्रंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड व्हाट इज़ इंटर स्टेट काउंसिल। तो फिर चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आंसर शुरू ही करेंगे, डिफाइन करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल से ही। आर्टिकल 263 प्रोवाइड्स फॉर इंटर स्टेट काउंसिल टू बी सेट अप बाय द प्रेसिडेंट व्हेन इट डीम्स नेसेसरी। इंट्रोडक्शन में इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल बताया और 3 लाइन में इसको डिफाइन किया। ठीक है, आगे इंटर स्टेट काउंसिल के कॉम्पोजिशन बताई। PM चेयरमैन, CM ऑफ ऑल स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज, गवर्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स, उसका कंपोजिशन बताया। ठीक है, इसको गौर से सुनो। देयर हैव बीन सजेशंस टू रिफर बिल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल बिकॉज ऑफ इमर्जिंग इशूज विद पासेज ऑफ बिल्स बाय पार्लियामेंट लाइक। यहाँ पर तो कोई भी इंफॉर्मेशन आंसर में है ही नहीं, बस ये कहा है इमर्जिंग इश्यूज थे। ये तो हमारे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया था, तो वहाँ से ही ये लाइन सीधा उठाई गई। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, नोटिस। यहाँ पर इंट्रो बताया, यहाँ उसका कॉम्पोजिशन बताया और यहाँ पे बोला कि इश्यूज़ हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में तो गौर करो, इंट्रो का पार्ट ही स्ट्रेच हुआ है। बट डज इट लुक लाइक? नो। आंसर तो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ 3 में ही था, इंट्रो ख़त्म, बॉडी शुरू हुई, बट ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बात यहाँ इश्यूज़ की हुई है तो इश्यूज़ तो लिमिटेड ही होंगे। कितने इश्यूज़ हैं देखिए, ये रहे इश्यूज़ और ये रहे इश्यूज़, ख़त्म। इतने में इश्यूज़ हैं तो बाकी पेज कैसे फिलअप करोगे? एंड दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग दीज आंसर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स व्हेन वी हैव लेस पॉइंट। ओके, चलिए लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द पॉइंट्स। इश्यूज लाइक अकॉर्डिंग टू PRS। PRS क्या है? PRS याद रखिएगा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिस्लेचर पे ये रिसर्च करती है और ये लगभग 2005 में बनी थी। ठीक है, तो PRS का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू PRS लेस देन 16% ऑफ क्वेश्चंस आर ओरली आंसर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन। ठीक, PRS का पॉइंट हो गया, उसका डेटा दे दिया। The number of sitting have reduced significantly and productive hours have declined. Sitting कम हुई है, productive hours कम हुए हैं, very generic point. Frequent use of money bill route to avoid scrutiny, use of ordinance route to bypass parliamentary scrutiny. The number of bills being referred to parliamentary committee has reduced in past few years. लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल्स कम रिफ़र किए जा रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट दिया। अब इसको आराम से समझो, क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर। PRS का एक पॉइंट दे दिया, सिटिंग कम हो रही है, प्रोडक्टिव आवर्स कम हो रहे हैं, मनी बिल है, ऑर्डिनेंस का रूट है और पार्लियामेंट्री कमेटी को कम भेजे जाते हैं। इन वजह से कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं जो बिल के पास जिसमें हैं और इनको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है क्या? इंटर स्टेट काउंसिल को भेजो। इंटर स्टेट काउंसिल बीइंग अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन विल लीड टू रिडक्शन इन
ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या करेगी, जो ट्रस्ट डिफिशिट हो रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको रिड्यूस करेगी। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ट्रस्ट बढ़ेगा। दिस इज़ द पॉइंट। और क्या कहा गया है, दीज आर इन लाइन विथ फेडरल प्रोविजन। ये फेडरल प्रोविजंस के साथ होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर और स्टेट में ट्रस्ट बढ़ेगा। कितना बढ़िया पॉइंट। तो क्या किया है, देखते हैं आगे, अभी पहले और कंक्लूजन और देखते हैं। हैंस देयर इज़ अ नीड टू रिफॉर्म द लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड इन दिस रिगार्ड इंटरस्टेट काउंसिल कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। वेरी सिंपल कंक्लूजन, कुछ भी बड़ी बात नहीं, बस वही रिपीट किया है कि इंटरस्टेट काउंसिल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो मैं बोल रहा था क्यों पढ़ना है, पढ़ना इसलिए है कि आराम से स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे हो तो किसी भी आंसर को रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा देखो, इंटर स्टेट काउंसिल, इंट्रो 3 लाइन, फिर कॉम्पोजिशन, और सेम बात बताई कि ये इश्यूज़ हैं। इतने में निकला हमारा पहला पेज। फिर दूसरा पेज पे जंप करने, दूसरे पेज में पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स यहाँ से शुरू हुए, यहाँ तक पॉइंट आए, यहाँ तक ख़त्म। फिर यहाँ के बाद यहाँ पर वापस से इंटरस्टेट काउंसिल की बात कर दी गई और यहाँ पर बात कर दी गई कंक्लूजन की। सिंपल था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यही करना है, यही सीखना है, कैसे इंट्रो करना, कितने में पॉइंट देना है, कैसे थोड़ा सा लास्ट में कंक्लूजन के पास जाना है और 2 पेजों को भरना है। दिस इज़ द आर्ट दैट वी नीड टू लर्न हियर। ओके, चलिए लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन नाउ। डिस्कस द रोल played by the Directorate of Enforcement in the investigation of offense of money laundering and violation of foreign exchange laws। क्या कहा है, रोल प्लेड बाय ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काहे में, इन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस। इन दो में क्या रोल प्ले करती है हमारी ईडी। जाहिर सी बात है, ईडी यहाँ पे मेन वर्ड है तो इसी यहीं से इंट्रोडक्शन निकलेगा। देखते हैं। Enforcement Directorate is a multidisciplinary organization entrusted with the task of investigating economic crimes and violation of foreign exchange laws। यही दोनों तो हमारे क्वेश्चन में थे और यही दोनों हमने सीधा अपने इंट्रो में डाल दिए। हो गया ना इंट्रो एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचूटरी फंक्शन ऑफ ईडी, यहाँ पर अब ईडी के स्टैचूटरी फंक्शंस बता दिए गए। क्या इस फंक्शन है, इंश्योर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स। कौन से एक्ट, PMLA 2002, FEMA 1999, FEOA 2018, ये हैं इसके स्टैचूटरी फंक्शंस। ठीक है, अब आए रोल पे। यहाँ तक आपने ईडी को डिफाइन किया है। अब रोल ऑफ ईडी, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड है कि रोल क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में और वायलेशन ऑफ फेमा में, तो क्या रोल बताया गया है, पॉइंट 1 विद रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग रोल, और फिर यहाँ पर विद रिगार्ड टू वायलेशन ऑफ फेमा। फेमा के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ बता दिए और विद रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग में यहाँ कुछ पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या है पढ़ते हैं। चलिए, PMLA एक्ट provides for confiscation of property derived from or involved in money laundering and hence empowers the ED to investigate the matter and trace the assets, prosecute the offender, confiscate the property। क्या क्या कर सकता है, ये तीनों पॉइंट्स याद कर लो। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। ईडी जब इन्वेस्टिगेट करता है तो क्या क्या कर सकता है, ट्रेस करेगा एसेट को, प्रोसिक्यूट करेगा, कन्फिस्केट करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र कंप्लीट हो गया। इतने में जनरल्स पॉइंट्स हैं, पढ़ेंगे तो इतना तो आप पढ़ेंगे ही, बस इनको याद करो कि जब ज़रूरत पड़े तुरंत लिख सको। छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक। विद रिगार्ड टू वायलेशन ऑफ फेमा, FEMA Act empowers the ED to investigate suspected violation of foreign exchange laws and to penalize the offenders involved. Hence, strengthening of ED is an essential requirement for not only ensuring strong economic condition of the country but also to prevent economic offenses.
ईडी को स्ट्रेंथ करना है ताकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन इंश्योर हो और इकोनॉमिक ऑफेंसेस कम हो। ये हो गया ना एक जनरल सा कंक्लूजन। आगे वे फॉरवर्ड भी दी है। क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है ईडी के लिए, ये हमको एक पल सोचना है, ठीक, और फिर ये रीड करना है ताकि पता चले इन्होंने ईडी के लिए क्या पॉइंट्स दिए हैं। प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ईडी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। अपॉइंटमेंट टू बी डन ऑन टाइम, टाइम से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ईडी प्रोफेशनल्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। वे फॉरवर्ड में अगर ईडी की बात आए और कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन आए कि ईडी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, 3 पॉइंट्स आज आपको मिल गए हैं आंसर राइटिंग रीड करने से, आंसर रीड करने से, ठीक। क्या क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, अपॉइंटमेंट टाइमली हो जाए, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ईसीटी प्रोफेशनल्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। मिल गए ना पॉइंट्स? चलो इनको नोट्स करो और समझो ईडी का क्वेश्चन आया तो कैसे हैंडल होगा। हमने ईडी में फेमा को लेके पढ़ लिया है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए पढ़ लिया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अपॉइंटमेंट ये सारी चीज़ें वे फॉरवर्ड हो सकती हैं ईडी की, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह सब हो गया ना इसमें, ठीक। चलिए नाउ थर्ड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन सक्सेसफुल in providing a framework for liberal democracy to flourish in India. I am hiding the intro. Indian Constitution has been successful in providing a framework for liberal democracy to flourish in India. Main word है liberal democracy. Indian Constitution successfully provide कर रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूँ आप कुछ इंट्रो सोचो तो आप क्या इंट्रो सोचोगे? That is the question. Now give yourself 10 seconds. 10 seconds and think a little, think just a little. क्या हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए? सोचो। चलिए देखते हैं। The Constitution of India is one of the biggest success for the country which has ensured unity in such a diverse nation. Unity in such a diverse nation Constitution ने दिया है। चलिए ठीक है। along with preserving its democratic nature. अब गौर करो, लिबरल डेमोक्रेसी को डायरेक्टली डिफाइन करना नहीं आ रहा था। लग रहा है कि डायरेक्ट डेफिनेशन है, नहीं, पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, डाइवर्स नेशन है, रटी रटाई चीज़ें हैं, along with लिख दिया है preserving its democratic nature। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे डेमोक्रेटिक नेचर की ये बात कर रही, क्यों? एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने की वजह से। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप भी इसका इंट्रो सोचो। देखो जब टफ चीज़ें आएंगी तो कैसे टैकल करोगे उसको इंट्रो में? दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस ट्रिक को थोड़ा सा समझो, याद करो, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं सीधा पॉइंट पे। लिबरल डेमोक्रेसी की बात थी। मेन फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी आर इलेक्शन हो, रूल ऑफ लॉ हो, राइट्स ऑफ सिटीजन्स हो। याद कर लो, लिबरल डेमोक्रेसी की बात आए ये 3 पॉइंट्स याद कर लो। आगे, इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ रिसीव्ड अ सीवियर ब्लो इन फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1970s। क्या ये पहला पॉइंट है? आगे बढ़ो। येट, ये तो पैसेज की बात है, पर पॉइंट क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे? बताता हूँ आगे। येट इट डिड नॉट वीकन, रादर स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री as it highlighted the loopholes in the existing constitution, which have been plugged by the proactive judiciary through its basic structure doctrine. ऐसा नहीं लग रहा कि ये पैसेज है? Of course ये पैसेज ही है, पर ये पॉइंट्स क्यों हैं? This is called the art of presentation. ये पूरा क्वेश्चन आप गौर करो इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. If you don't know how to define intro well, बढ़िया ट्रिक थी। नहीं है पॉइंट्स, फिर भी पॉइंट्स में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या सब कुछ ऐसे ही है? सच में पॉइंट्स नहीं है? चलिए आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको डेमोक्रेटिक बनाता है। तो क्या है वो डेमोक्रेटिक के पॉइंट्स, क्या है वो रीजंस, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में?
चलिए उनको देखते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर राइट ऑफ द सिटीजन एंड देयर इन्फॉर्मेंट्स हैज़ बीन मेड अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ। हमारे जो राइट हैं उनको फंडामेंटल राइट बनाया गया है। ये हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। दैट इज़ वाई वी कैन क्लेम वी आर डेमोक्रेटिक। चलो, जुडिशरी थ्रू इट्स पावर अंडर आर्टिकल 13 Judicial Review, Article 142, Power to do complete justice, Article 32, Issue writs, Article 136, Special leave petition, has actively participated in India's silent revolution. इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में ये जो आर्टिकल्स हैं, जुडिशरी का जो रोल है उसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक, era of coalition politics has ensured competitive democratic system. Now that is actually a good point if you notice. क्यों? democratic system कोलिशन पॉलिटिक्स के दौरान के बाद ये बढ़ा है। क्यों? एक्सपीरियंसेस ना यार। एंश्योर्ड कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक, ओके। चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस लाइक आर्टिकल 50, 121, 123, 356 एट्सेट्रा। आर्टिकल 50 talks about separation of judiciary from executive. Article 121 prevent parliament from discussing the conduct of Supreme Court and High Court judges. Article 123 president's power to promulgate ordinance. 356 it's about president rule. तो फिर ये क्या है? ये सारी चीज़ें have ensured that democracy does not converts into tyranny of majority. टायरनी ना हो जाए, इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करता है। प्रेसिडेंट का रूल है यहाँ पर, प्रिवेंट पार्लियामेंट को प्रिवेंट करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे से टायरनी नहीं होने पाए। एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइन टू द क्वेश्चन, आंसरिंग द क्वेश्चन कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। तो अब यहाँ पे बनने चाहिए आपके नोट्स। चेक्स एंड बैलेंसेस अगर आप फ्यूचर में कहीं भी डालोगे तो चेक्स एंड बैलेंसेस के ये आर्टिकल्स रट लो, आर्टिकल्स रटो। कभी भी किसी भी आंसर में डालना हो इनको डालोगे, सबको अच्छे से समझो। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड किया है, हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एंड adopted to changes ensuring democratic tradition in India. सिंपल सा इंट्रो है और कंक्लूजन है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, एब्जॉर्ब किया है, ये क्या है? इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, सिंपल। तो अगर हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को आराम से देखें तो हमने क्या देखा? इंट्रो कुछ खास नहीं था पर किया गया, फिर यहाँ पर पॉइंट्स देने की कोशिश कर दी गई, अगर नहीं है तब भी। रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमको अच्छे कुछ पॉइंट्स मिले हैं और यहाँ कंक्लूजन, और इसकी वजह से हमको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक, चलिए हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन देखे हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा सुनो, ज़रूरत पड़े, समझो, स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आने वाले टाइम पे हम लोग और भी करेंगे। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने किए हैं 3 क्वेश्चन, आगे और भी पार्ट आएंगे और उसमें आगे चल के हम 6 क्वेश्चन तक करेंगे, फिर थर्ड में 9, फिर ऐसे कर करके हम पूरे 1 to 20 सारे क्वेश्चंस को करेंगे, पूरी सीरीज से देखेंगे, वीडियोस को शॉर्ट्स रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से ये आंसर्स आपके काम आएंगे तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए, ताकि शुरू से ही जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे उसकी शुरुआत से ही आपको आंसर्स अगर सुननी याद पड़ेगी तो आपको एक राइट डायरेक्शन हमेशा मिलता रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपकी अप्रोच कैसी रहे और आपको कितनी डेप्थ में जाना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए वेट करते हैं अगली वीडियो तक। थैंक यू।